The Phantom's Tale, presented. मेरा नाम जगवीर है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं व्यापोरियम आई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के एक बड़े गोदाम में काम करता हूं। एक ऐसा गोदाम जो शहर से दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में बना है। चारों तरफ सिर्फ सूनी जमीन, बिखरे हुए पेड़ और एक अजीब सी खामोश हवा जो हर समय बहती रहती है, लेकिन कोई नहीं जानता वह चलती कहां से है। सच कहूं तो मेरी जिंदगी का ये रास्ता मैंने खुद नहीं चुना था। स्कूल के दिनों में मैं पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा करता था। कॉलेज में कुछ कोर्स भी किए, लेकिन जिंदगी ने जैसे दूसरी दिशा तय कर रखी थी। बिल बढ़ते गए, खर्चा निकलना मुश्किल हो गया। पैसों की तंगी ने मुझे मजबूर किया और इस तरह मैं इस बेजान मशीनी रूटीन वाले गोदाम में आ फांसा। यहाँ का काम बेहद थकाऊ और दोहराव भरा है। दिन भर स्कैन करना, पैक करना, सील करना। कभी कभी तो लगता है जैसे मेरा दिमाग बंद हो गया हो और मेरा शरीर बस आदतन काम कर रहा हो। मेरा मैनेजर जय एक गंजा आदमी है जिसका पेट किसी बियर कैन की तरह फूला हुआ है। वो दिन भर पुराने सास बहू के सीरियल देखता रहता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसका फेवरेट है। और हंसी भी इतनी जोर से हंसता है जैसे वो अकेला हो। थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन बुरा नहीं। जब तक तुम अपना काम कर रहे हो, उसे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो। यहां है एक ब्रेक रूम, हमारी छोटी सी आरामगाह, एक बिना खिड़की वाला बंद कमरा। वहां एक पुरानी कॉफी मशीन है जो कॉफी जैसी कोई चीज देती है, और एक वेंडिंग मशीन जो हमेशा अटकती रहती है। ब्रेक टाइम में मैं अक्सर उस वेंडिंग मशीन से जूझता रहता हूं और जय के टीवी शो को देखते हुए कॉफी की कड़वी चुस्कियां लेता हूं। मेरे साथ काम करने वाले लोग भी कुछ अजीब से ही हैं। मनोज, जो हर दिन कोई नया षड्यंत्र सिद्धांत लाता है। कभी कहता है धरती सपाट है, कभी दावा करता है कि गोदाम के नीचे कोई गुप्त लैब है। और फिर है शर्मिला, जो पहले एथलीट थी और आज भी अपने ट्रैक टीम के दिनों को वैसे ही जीती है। हम सब ज्यादा घुलते मिलते नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ब्रेक रूम की हल्की फुल्की बातें हमारे बोरिंग दिनों को थोड़ी रफ्तार दे देती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने इस जगह में कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। कुछ खास इलाकों में हमें जाने से मना किया गया है, और कुछ पैकेज ऐसे हैं जिन पर साफ हिदायत है, किसी भी हाल में मत खोलना। शुरुआत में लगा ये सिर्फ सुरक्षा नीति है, पर अब कुछ और महसूस होता है, जैसे यहां कुछ छिपाया जा रहा है। कुछ महीनों से जो अजीब घटनाएं इस गोदाम में हो रही थीं, उनके चलते मैंने एक अनौपचारिक सी नियमों की सूची बनानी शुरू कर दी, जैसे किसी नए कर्मचारी के लिए गोपनीय मैन्युअल। अब ये नियम हमारे बीच एक दफ्तर की परंपरा बन चुके हैं। नई भर्ती होते ही मैं ये नियम उनके साथ बांट देता हूं। ज्यादातर लोग इसे मजाक समझते हैं, जब तक कि वे खुद कुछ महसूस न कर लें। तो पेश है व्यापोरियम गोदाम के अजीबोगरीब नियम, और मेरी सलाह है कि इन्हें मजाक न समझें। नियम 1, वेंडिंग मशीन से चिकन जर्की कभी मत लेना। वो चिकन नहीं है। मुझे पता है, ये सुनकर हंसी आ सकती है। मुझे भी पहले यही लगा था। शुरुआत के दिनों में मैंने इस मशीन को बाकी मशीनों जैसा ही समझा। धातु का ढांचा, कांच का मोहरा, घूमती हुई कुंडलियों में सजे स्नैक्स। पर फिर एक दिन मेरी नजर गई पैकेजिंग पर। सब कुछ गड़बड़ था।
रैपर इतने पुराने और फीके थे जैसे बरसों धूप में सड़ते रहे हों। ब्रांड के नाम मिट चुके थे। कुछ स्नैक्स तो ऐसे लगते थे जैसे किसी गैरेज में खुद बनाए गए हों। प्लास्टिक धुंधला और चिपचिपा था। और सबसे अजीब बात, किसी पर भी एक्सपायरी डेट नहीं थी। एक रात जब मैं थका और भूखा था, मैंने अपनी गलती की। मैंने उस चिकन जर्की जैसे दिखने वाली चीज को ले लिया। बनावट डरावनी थी, कहीं नरम, कहीं रबड़ जैसी, कहीं चबाते ही टुकड़े टुकड़े। मैंने एक निवाला लिया और तभी कुछ नुकीला सा लगा। मैंने उसे थूका दस्ताने में, और जो देखा वो दांत जैसा कुछ था। छोटा, पीला, सड़ा हुआ दांत। उस दिन के बाद मैंने उस मशीन की तरफ देखा भी नहीं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मशीन सिर्फ अजीब खाना नहीं देती, कभी कभी तो सीधे आपकी सोच से खेलती है। मनोज ने एक दिन कैंडी बार मांगा। मशीन ने उसे मुट्ठी भर टूथपिक दे दिए। शर्मिला ने एक बार डाइट कोक के लिए पैसे डाले। बदले में आया एक जूते का फीता और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा जिस पर नीले मार्कर से लिखा था, सॉरी। मैं वहीं था जब ये हुआ। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन उसकी मुस्कान अचानक गुम हो गई, जैसे कोई भयानक याद अचानक लौट आई हो और उसने ठंडी पकड़ बना ली हो। और कभी कभी मशीन खाने की बजाय सिक्के उगलती है, लेकिन असली सिक्के नहीं, कुछ विदेशी, पुराने जमाने के सिक्के, अजीब आकार के, बिना किसी चिन्ह के। एक सिक्के के बीच में सीधा गोल छेद था, जैसे किसी प्राचीन बलि में इस्तेमाल होता हो। मैंने एक सिक्का जेब में रख लिया था, पर अब मुझे याद नहीं वो खो गया या मैंने खुद छोड़ दिया। और उस मशीन के सैंडविच का स्वाद, मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए, कोई भी वो गलती दूसरी बार नहीं करता। पर असली अजीब बात यह है कि वो मशीन कभी एक ही जगह नहीं रहती। पहली बार मैंने उसे देखा था हॉलवे बी में, पोछा लगाने वाले सिंक के पास। अगली शिफ्ट में वो वहां से गायब थी। एक हफ्ते बाद वो अचानक लोडिंग डॉक के पास दिखी, जैसे हमेशा से वहीं हो और जैसे किसी को याद ही ना हो कि पहले कहाँ थी। मैंने शर्मिला से पूछा, क्या तुम्हें याद है ये मशीन यहां पहले थी? उसने कहा, नहीं। फिर तुरंत चुप हो गई, जैसे वो इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। कभी ये ब्रेक रूम के दरवाजे के पास आ जाती है, कभी मुख्य निकास द्वार के सामने, और एक बार तो मैंने उसे पुरुषों के वॉशरूम में भी देखा था। बस सिंक के पास खड़ी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अजीब। और हैरानी की बात, कोई भी इसे हिलते हुए नहीं देखता। एक बार मैंने यह बात जय से की, जब वह ब्रेक रूम में बैठा, क्योंकि सास भी कभी बहू ही देख रहा था और अपने ट्रैवल मग से बियर पी रहा था। मैंने कैजुअली पूछा, अरे तुम्हें पता है वो वेंडिंग मशीन आजकल किस ओर घूम रही है? वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, जब मैं यहां आया था तब वो यहीं थी, पता नहीं अब कहां है। बस इतना ही, जैसे यही जवाब काफी हो। तो हां, उस मशीन पर भरोसा मत करना। और चिकन जर्की? बिल्कुल नहीं। नियम 2, अगर आपको डॉग डोर 9 के पीछे से कोई जोरदार आवाज आए तो अनदेखा कर दें। कभी मत रुकें, कभी मत पलटें। डॉग डोर 9 बाकी दरवाजों जैसा नहीं है। पहली नजर में ही कुछ अजीब लगता है। वो चटक लाल रंग का है,
जैसे अग्निशमन गाड़ी, बस थोड़ा चिकना, चमकदार, अस्वाभाविक। दूसरी बात, वो दरवाज़ा वेल्डिंग करके बंद किया गया है। उस पर मोटी मोटी 4 चांदी जैसी धारियां हैं जो मिलकर एक बड़ा एक्स बनाती हैं, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद करने की कसम खाई हो, या अंदर किसी चीज को बाहर आने से रोकने की। एक दिन मैंने जय से पूछा था। उसने बताया 2011 में फ्रीजर लाइन फट गई थी। पूरे गोदाम का पिछला हिस्सा रातों रात बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। कुछ मजदूर ठंड से बुरी तरह बीमार हो गए। इसके बाद उन्होंने डॉक डोर 9 को सील कर दिया। पर मैंने पूछा, अगर सिर्फ सुरक्षा का मामला था तो वेल्डिंग क्यों? ब्लॉक कर देते, ताला लगा देते। पर वेल्डिंग, जय बस बोला, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। उसने वो बात ऐसे कही जैसे किसी और की आवाज में बोल रहा हो, जैसे खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कह गया। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात की शिफ्ट में आपको उस दरवाजे के पीछे से धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं, भारी, गूंजदार, जैसे कोई जानवर या कोई चीज पूरी ताकत से दरवाजे से टकरा रही हो। पहली बार जब मैंने ये सुना, मैंने सोचा शायद कोई लेट नाइट ट्रक आ गया हो। पर फिर मैंने शेड्यूल चेक किया। उस रात कोई ट्रक नहीं था, कोई भी नहीं। दूसरी बार जब वो आवाज आई, वो पहले से ज्यादा नजदीक लगी, ज्यादा बेचैन, जैसे कोई अंदर से बाहर आने को तड़प रहा हो। और इस बार वो आवाज कोई बेतरतीब धमाका नहीं थी, वो लय में थी। फिर अचानक सन्नाटा। मनोज का कहना है कि ये सब पुराने फ्रीजर सिस्टम के कारण है। हवा का दबाव, जंग लगे पाइप, ठंडी दीवारों की कराहती चीखें, शायद। लेकिन मैंने सिर्फ धमाके नहीं सुने, मैंने आवाजें भी सुनी हैं। कभी कभी जब पूरी इमारत में घुप सन्नाटा होता है, आपको उस दरवाजे के पीछे कोई बात करता हुआ महसूस होता है। और एक बार मैंने अपना नाम सुना, जगवीर, धीमा, स्पष्ट, मानो कोई बहुत पास से कह रहा हो। मैंने सुना, लेकिन मैंने चलते रहना चुना। मैं रुका नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। हर किसी के पास अपनी थ्योरी है। मनोज का मानना है कि यहां पहले एक राक्षस शिकारी काम करता था, कोई ऐसा जो उन चीजों को पकड़कर यहां बंद करता था। वो कहता है कि कंपनी ने उसे गुप्त रूप से एक हिस्सा कैश में किराए पर दिया था, जहां डॉक डोर 9 के पीछे कुछ बंद किया गया था। जब शिकारी गायब हुआ, कंपनी ने उस हिस्से को हमेशा के लिए सील कर दिया। शर्मिला का मानना है कि फ्रीजर हादसे में एक कर्मचारी अंदर फंस गया था। उसने कहा, वो आदमी पागल हो गया था, जानवरों की तरह चिल्लाता था। शायद वो मर गया, या शायद नहीं। शर्मिला अब कभी उस तरफ नहीं जाती। और मुझे सिर्फ वो एक बात याद है जो मेरी माँ अक्सर कहती थी। वो एक पादरी की बेटी थी। हम एक छोटे से चर्च के बगल में बेसुरा पियानो और तह करने वाली कुर्सियों वाले घर में रहते थे। वो मुझे राक्षसों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन फिल्मों जैसी नहीं। उन राक्षसों की जो आपके पड़ोसी जैसे लगते हैं, या आपके दोस्त जैसे, जब तक कि वो अंदर ना आ जाए। वो कहती थीं, अगर कोई दरवाजे के पीछे से तुमसे बात करे और खुद को न दिखाए तो जवाब मत देना। चाहे वो तुम्हारा नाम ले, चाहे उसकी आवाज किसी अपने जैसी लगे, वो इंसान नहीं है। इसीलिए जब मैं डॉक डोर 9 के पास से गुजरता हूं,
मैं सिर झुकाए रखता हूं, मैं रुकता नहीं, मैं जवाब नहीं देता। नियम 3, परफ्यूम या कोई भी सुगंधित लोशन न लगाएं। जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी, मैं गैस स्टेशन से खरीदा हुआ सस्ता परफ्यूम लगाया करता था। चीड़ के पेड़ और जली हुई चीनी की मिली जुली गंध थी उसमें। मुझे लगता था लंबे शिफ्ट के बाद कम से कम गंध अच्छी रहेगी। शर्मिला ने इसका मजाक उड़ाया, कहती, ये गंध मुझे मिडिल स्कूल के डांस और जिम लॉकर की याद दिलाती है। फिर एक रात कुछ मेरे पीछे पीछे पार्किंग तक आया। मैंने उसे सीधे नहीं देखा, लेकिन मैंने बजरी की चरमराहट सुनी, कदमों की धीमी आहट, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। अंधेरे में मैंने एक परछाई देखी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि कोई फॉक्स या वुल्फ नहीं हो सकती, और इतनी तेज कि इंसान नहीं लगती थी। मैंने अपनी चाबी निकाली, लॉक खोला और सीधे कार के अंदर कूद गया। उस रात मैं अपनी कार में 10 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा, सांसें धीरे धीरे खींचता, पेड़ों की कतारों को घूरता रहा, जहां कुछ था और अब नहीं था। उसके बाद मैंने परफ्यूम लगाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जय ने मुझे एक कोने में ले जाकर सीधा कहा, जगवीर, खुशबू मत पहनना, ये उन्हें खींचती है। बस इतना, ना कोई मजाक, ना कोई सफाई। मैंने झिझकते हुए पूछा, उन्हें? उसने सिर हिलाया। वेयरवुल्फ को चमेली से नफरत है, पागल कर देती है उन्हें। वेंडिगो को एक्स स्प्रे की गंध बहुत पसंद है, उन्हें लगता है जैसे कोई शिकार आसपास है। और भी हैं। फिर वो रुका। बस साफ सुथरे आओ, कोई खुशबू नहीं। नहाना है तो नहाओ, पर गंध नहीं होनी चाहिए। उसने मेरा कंधा थपथपाया और फिर वापस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देखने चला गया। मैंने उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा। मनोज कहता है उसने एक रात पेड़ों की कतारों में कुछ देखा था, 7 फीट लंबा, और उसकी चाल ऐसे थी जैसे बहुत सारे जोड़ जुड़कर चल रहे हों। वो मानता है कि कंपनी ने जंगल में कुछ छिपा रखा है, फेंस लाइन टेस्टिंग या किसी सैन्य प्रयोग की कोई जगह, शायद। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, सुरक्षा कैमरे कभी जंगल की ओर नहीं मुड़ते, सिर्फ गोदाम के अंदर की ओर, हमारी ओर रहते हैं। मैंने यह भी देखा है, जय अपने लॉकर में सिर्फ बेकिंग सोडा का एक डिब्बा रखता है। न शैम्पू, न साबुन, बस बेकिंग सोडा। हर शिफ्ट से पहले वो खुद को इससे रगड़ता है, जैसे कोई अदृश्य गंध को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। शर्मिला ने बिना खुशबू वाला डिओडोरेंट लगाना शुरू कर दिया है। वो इस पर बात नहीं करती, लेकिन मैंने एक बार उसकी कार के पीछे 3 लंबी पंजों की खरोंचें देखी थीं, बम्पर पर, मानो किसी ने खींचकर उसे खोलने की कोशिश की हो। नियम 4, अगर आपको किसी पैकेज में हड्डी मिले तो उसे दोबारा सील करें और बेल्ट पर वापस भेज दें। आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूं, काश ऐसा होता। मैंने खुद ये कई बार देखा है। आप पैकिंग कर रहे होते हैं, सामान्य सामान, बैटरी, मोजे, विटामिन की बोतलें, और फिर बबल रैप के नीचे कुछ सख्त और सफ़ेद चीज़ टकराती है, कोई हड्डी, कभी पसली जैसी, कभी उंगली की तरह। एक बार तो मैंने एक जबड़े का टुकड़ा देखा, उस पर छोटे छोटे दांत थे। आपका पहला रिएक्शन होता है, सब रोक दो, किसी मैनेजर को बुलाओ, अलार्म बजेगा, कैमरे फोकस करेंगे, कोई ऊपर से दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन कुछ नहीं होता, न कोई सायरन, न चेतावनी, बस शांत और गूंगा सा सन्नाटा।
आप पैकेज को फिर से देखते हैं, कोई रिटर्न पता नहीं, कोई शिपिंग लेबल नहीं, सिर्फ एक टैग होता है, इंस्टीट्यूट के लिए। हर रात ऐसे 10-15 पैकेज गुजरते हैं। हर बार हड्डी नहीं होती, कभी सील बंद प्लास्टिक में कुछ सड़ा हुआ, कभी कोई तरल से भरा जार जो खुद ब खुद हिलता रहता है, जैसे उसमें कुछ अब भी जिंदा हो। हम में से कोई सवाल नहीं करता, कभी नहीं। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं बस उस हड्डी को घूरता रह गया। वो न तो कुत्ते की हड्डी जैसी थी, न ही गाय की। कुछ बीच की लग रही थी, अजीब और असामान्य। मैं उसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। उसी वक्त जय वहां से गुजरा। उसने एक नजर डाली, जरा भी नहीं चौंका, बस सिर हिलाया और बोला, लाल स्टिकर लगाओ, इसे वापस बेल्ट पर भेज दो, ये अब तुम्हारी परेशानी नहीं है। मैंने वैसा ही किया। अब टेप गन के पास एक रोल रहता है, लाल रंग के गोल डॉट स्टिकर का। अगर किसी डिब्बे में कोई अजीब चीज दिखे, जैसे हड्डी, इंसानी उंगली जैसी कोई चीज या कोई गंदी बदबू वाली चीज, तो हम बस एक स्टिकर लगाते हैं, डिब्बा बंद करते हैं और बेल्ट पर वापस भेज देते हैं। ना शिकायत, ना सवाल, ना रिटर्न बिन, बस जाने दो। और जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर वो चीज अपने रास्ते चली जाती है। जय को हमेशा पता होता है कि उसे कहाँ भेजना है। कभी कभी मुझे लगता है उसे नींद ही नहीं आती। कभी कभी लगता है कि पूरे गोदाम में सिर्फ वही है जो असलियत जानता है कि ये जगह क्या है। मनोज के पास हजारों थ्योरी हैं। वो कहता है कि हमारा गोदाम किसी सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है। कहता है कि व्यापोरियम ने सरकार से कोई गुप्त समझौता किया है, अब हम सिर्फ डायपर और किताबें नहीं भेजते। कहता है कि इंस्टीट्यूट एक वास्तविक जगह है और वहां वो सब कुछ जाता है जो आम लोग कभी नहीं देख सकते। पहले मैं उस पर हंसता था, अब नहीं। कभी कभी इंस्टीट्यूट के लिए भेजे जाने वाले डिब्बों से गुनगुनाहट आती है, एक धीमी कंपन जैसी आवाज जो टेप के नीचे से आती है। कभी कभी आवाज ऐसी लगती है जैसे मशीन हो, और कभी कभी जैसे कुछ जिंदा हो। एक रात शर्मिला ने कसम खाकर कहा कि उसने डिब्बे के अंदर कुछ हिलते हुए देखा। वो डर गई थी। उसने 2 लाल स्टिकर लगा दिए, सावधानी में, किसी भी स्थिति के लिए। अब जब मैं पैकिंग करता हूं और अगर मुझे किसी डिब्बे में कुछ भी अजीब लगता है तो मैं उसे पूरा खोलता भी नहीं, बस एक झलक लेता हूं, स्टिकर लगाता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, और इस लड़ाई के लिए जो पैसा मिलता है वो काफी नहीं है। नियम 5, अपने 10 मिनट का ब्रेक सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही लें। हर शिफ्ट में हमें 2 ब्रेक मिलते हैं, 10-10 मिनट के, ना 1 सेकंड ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। जय इस नियम को लेकर बहुत सख्त है। आपको लगेगा कि ये कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन नहीं, वजह कुछ और है। ब्रेक लेने के लिए सिर्फ 3 जगहें सुरक्षित हैं, ब्रेक रूम, स्टेशन सी के पीछे कुर्सियों का झुंड, और हॉलवे ए में सफाई की अलमारी के पास की बेंच। बस यही। अगर आप कहीं और बैठेंगे तो कुछ आपको ढूंढ सकता है। डॉक 9 के पास मत बैठो। ब्रेक टाइम में तो भूलकर भी वहां मत जाना। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने ये गलती की थी। नाम था दिनेश। नया आया था, बस 3 दिन से काम पर था। लंबा आदमी, गर्दन पर टैटू बना था और हमेशा च्युइंगम चबाता रहता था।
उसे लगता था कि हमारे सारे नियम मजाक हैं। कहता था, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मैं लोडिंग डॉक के पास बैठूंगा। हमने उसे चेतावनी दी थी। उसने आंखें घुमाई और फिर भी वहां चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। उसकी लाश भी नहीं मिली। उसका बैज आज भी सिस्टम में एक्टिव है। उसने कभी टाइम आउट नहीं किया। जय ने कहा, शायद कोई पर्सनल इमरजेंसी रही होगी और उस रात के खत्म होने से पहले एचआर का कोई बंदा आकर उसका लॉकर साफ कर गया। लेकिन मुझे पता है क्या हुआ था। डॉक 9 में कुछ है, एक वेयरवुल्फ। नहीं, जैसा फिल्मों में होता है वैसा नहीं। न कोई फटी हुई शर्ट, न कोई इंसान भेड़िए का आधा बदला रूप। बस एक शिकारी जैसा जीव। लंबी टांगें, मोटी मांसपेशियों से भरी बाहें और पीली चमकती हुई आंखें। शर्मीला कसम खाकर कहती है कि उसने एक बार उसे ब्रेक रूम की खिड़की से चलते हुए देखा था। उसका चलना ऐसा था जैसे वो उस जगह का मालिक हो। कैमरे उसे पकड़ नहीं पाते। हमने चेक किया। मनोज ने एक रात सीसीटीवी की फुटेज अपने फोन में निकाली। फ्रेम दर फ्रेम देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन हम अब भी उसे सुन सकते हैं। देर रात के ब्रेक में, खासकर शिफ्ट के आखिर में, अगर आप चुपचाप बैठें तो कभी कभी बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। धीमी, शांत, जैसे कोई आपका इंतजार कर रहा हो। कभी कभी कोई चीख भी सुनाई देती है। अब मैं कभी डॉक 9 के पास नहीं जाता, भले ही जय खुद मुझसे कहे, आ जा, एक पैलेट उठवा दे। मैं कोई ना कोई बहाना बना ही लेता हूं। पीठ में दर्द, टॉयलेट जाना है, कुछ भी। एक रात मैंने लोडिंग रैंप के पास बालों की एक लकीर देखी थी। बस एक झलक, जैसे कोई चीज जमीन से सटी हुई रेंग रही हो। न हवा चली, न कोई आवाज हुई, बस वो एक झलक, और मेरी रूह कांप गई। अब जब मेरा ब्रेक होता है, मैं स्टेशन सी के पीछे प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सी पर बैठता हूं, दीवार की तरफ मुंह करके। ना कोई खिड़की, ना कोई रास्ता, ना कोई छाया। मैं बेकार सी कॉफी पीता हूं, बासी च्यूइंग गम चबाता हूं और घड़ी पर नजरें गड़ाकर हर सेकंड की उलटी गिनती करता हूं, बस काम पर वापस जाने के लिए। क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है, यही तरीका है जिंदा रहने का। नियम 6, सूर्यास्त से पहले काम छोड़ दो, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोच सकते हैं, अरे व्यापोरियम जैसी बड़ी कंपनी में ओवरटाइम तो आम बात होगी, लेकिन यह गोदाम अलग है। यहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, न कर्मचारी, न गार्ड, यहां तक कि जय भी नहीं। कोई सायरन नहीं बजता, कोई घंटी नहीं बजती। आपको खिड़कियों से झांकना पड़ता है, परछाइयों को पढ़ना पड़ता है और घड़ी पर नजर रखनी पड़ती है। जब आसमान नारंगी होने लगे, चाहे आपका हाथ बॉक्स में हो या मशीन चालू, सब छोड़कर बाहर निकलो। कोई बहाना नहीं चलता। भले ही कोई मैनेजर कहे, बस 2 मिनट और, या आप सोचो, बस एक पैकेज बचा है, कुछ नहीं चलता। मैंने यह सब पहले महीने में ही सीख लिया था। एक रात मैं गलती से रुक गया, जानबूझकर नहीं। बस अंदाजा नहीं था कि यहां शाम इतनी जल्दी उतरती है। मैं लोडिंग बेल्ट के पास काम में लगा था कि अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैंने सिर उठाया। सूर्यास्त की रोशनी खिड़कियों से टपक रही थी, गुलाबी, नारंगी, बैंगनी, एक अजीब सी चमक। मैंने खुद से कहा, बस 10 मिनट और। उसी वक्त
शर्मिला ने मेरा हाथ झपट लिया। तुम्हें अभी जाना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम लॉग आउट भी नहीं कर पाए, सीधा दौड़े टाइम क्लॉक की तरफ। बटन दबाया और भागे। जय पहले से बाहर खड़ा था। उसने अपनी चाबियां इस तरह पकड़ी थीं जैसे कोई हथियार हो। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, इतना करीब दोबारा मत जाना। मनोज का मानना है कि रात असली शैतानों को बाहर लाती है। कहता है वे गोदाम के नीचे रहते हैं और अंधेरा होते ही ऊपर आ जाते हैं। कहता है जैसे ही सूरज डूबता है ये इमारत बदल जाती है, भारी हो जाती है, ऊंची लगती है, जैसे दीवारों के पीछे कुछ जाग गया हो। मुझे नहीं पता कि यह सब कितना सच है, और सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस ये जानता हूं, जैसे ही आसमान में नारंगी रंग उभरने लगता है मैं सारा काम छोड़ देता हूं, अपना बैग उठाता हूं, टाइम क्लॉक बंद करता हूं और सीधे अपनी कार में बैठ जाता हूं, क्योंकि अंधेरा उतरने के बाद ये जगह अलग हो जाती है। और अब नियम 7, राक्षस असली होते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस नियम को लिस्ट में शामिल करूं। ये कुछ बहुत बड़ा लगता है, जैसे इसे लिखने से सच्चाई और नजर आने लगेगी। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं। राक्षस असली हैं, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस पर यकीन करना ही होगा। हाँ, राक्षस असली होते हैं। ये सिर्फ अंधेरे में दिखने वाले अजीब साए नहीं हैं, ना ही बच्चों को डराने वाली परियों की कहानियां, ना अफवाहें जो रात की शिफ्ट को रोमांचक बनाने के लिए फैलाई जाती हैं। मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें महसूस किया है। इतना कुछ देख लिया है कि अब खुद से झूठ नहीं बोल सकता। ये कोई गलतफहमी नहीं है, ना ही आंखों का धोखा, ना ही कोई आदमी वेशभूषा में। ये राक्षस हैं, सचमुच के। और सबसे डरावनी बात, हर राक्षस अलग है। कुछ रेंगते हैं, कुछ इंसानों की तरह चल सकते हैं, कुछ तुम्हारी आवाज में बोलते हैं, और कुछ बस छिपे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि तुम कोई नियम तोड़ो। वे हम सबको पहचानते हैं, और वे हमेशा यहीं थे। कुछ गोदाम की दीवारों में रहते हैं, कुछ शिपमेंट के डब्बों में छिपे होते हैं, कुछ खुद ब खुद वेंडिंग मशीन चला देते हैं, कुछ चमेली की महक को पसंद करते हैं, और कुछ लाल दरवाजे के पीछे सोते हैं गहरी नींद में, मगर भूखे। और कुछ सिर्फ तुम्हारे नियम भूलने का इंतजार करते हैं। शर्मिला नौकरी छोड़ने वाली है। अब वो पहले जैसी नहीं रही, मजाक नहीं करती, सिर्फ ब्रेक रूम की छोटी खिड़की से बाहर ताकती रहती है, हर मिनट गिनती है, आखिरी घंटे से पहले अपना बैग पैक कर लेती है। मैं समझता हूं क्यों। मनोज भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। वो बस बातें करता है, कहानियां सुनाता है, लेकिन उसे शर्मिला जैसे किसी की जरूरत है जो उसे जमीन पर रखे। शर्मिला के बिना मनोज या तो हद से ज्यादा बहादुर बन जाएगा या पूरी तरह टूट जाएगा। किसी भी हालत में उसका अंत निश्चित है। और मैंने नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी है। शायद कोई छोटी जगह, कोई कम पैसे वाली, लेकिन कम से कम इस गोदाम से दूर। मैं यहां और नहीं आ सकता। यहां कुछ बहुत गलत है। मैंने ये नियम आपके लिए लिखे हैं,
उन नए लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यह एक आम गोदाम की नौकरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं था। तो जब तक आप यहाँ हो, पैसे लो, जिंदा रहो, रूल्स फॉलो करो, चिकन जर्की मत खाना, लाल दरवाजे की आवाज़ मत सुनना, महक वाला लोशन मत लगाना, हड्डियों वाला बॉक्स मत खोलना, ब्रेक गलत जगह मत लेना, और सबसे ज़रूरी, सूर्यास्त के बाद कभी मत रुकना। और हाँ, इस बात पर यकीन करना सीखो, राक्षस असली होते हैं। ये नौकरी आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपको यहाँ रुकना नहीं है। बस आओ, काम करो, पैसे लो और निकल जाओ। मैं जल्द ही चला जाऊंगा, और जाते जाते ये सारे नियम मैं लॉकर के पीछे चिपका जाऊंगा। वहीं ढूंढना और इनका पालन करना, क्योंकि यही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। क्योंकि यहाँ असली राक्षस हैं और वे भूखे हैं।